नमस्कार दोस्तों। आज मैं भ्रष्टाचार पर बात करने जा रहा हूँ। और भ्रष्टाचार साहब वो दीमक है जो जिस लकड़ी पर होता है उसी को खा जाता है। इसी तरह से सब भ्रष्टाचार ये भी हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को ही अंदर खोखला कर रहा है। हम जिस तरह से जिस तेजी के साथ उन्नति, विकास, प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी दर से हम भ्रष्टता की ओर भी बढ़ रहे हैं। आज हमारा देश भ्रष्टता के 85वें स्थान पर खड़ा है। देश को आज़ाद कराने वाले लोगों ने, उन नेताओं ने, उन क्रांतिकारियों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जब हमारा देश आज़ाद होकर एक नव भारत का निर्माण करेगा तो इसमें भ्रष्टता भी अपने पैर उतनी ही मजबूती से जमा लेगा जितनी मजबूती से हम विकास की ओर या प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। हम आज भ्रष्टता के 85वें पावदान पर खड़े हो गए हैं और हम इस पर विचार भी नहीं करना चाहते कि हम इस बीमारी को, अपने देश की इस गंदगी को और इस मानसिकता को किस तरह से उखाड़ कर बाहर फेंक दें। इसके लिए किसी एक इंसान पर उंगली उठाना, किसी एक इंसान को जिम्मेदार ठहराना, ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। हमारा समाज, हमारे लोग, हम अपने आप में जिम्मेदार हैं। मैं हूँ, आप हो, हम सभी जिम्मेदार हैं इसके लिए। क्यों? क्योंकि जो लोग, अब इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि नौकरी ना मिलने से पहले जो लोग ईमानदारी की बातें करते हैं, नौकरी मिलने के बाद या एक पद पर बैठने के बाद उनको ऐसा क्या हो जाता है कि वही लोग रिश्वतखोरी और भ्रष्टता के शिकार हो जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि कोई इंसान नौकरी मिलने के बाद भ्रष्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है साहब। ये मानसिकता उनके पास पहले से ही होती है। कहीं ना कहीं ये सवाल उन लोगों पर भी उठता है जो उनका साक्षात्कार करते हैं कि वो इस चीज को नहीं देख पाते कि वो इंसान जो आपके सामने अच्छा बनने, अच्छे होने का एक नाटक कर जाते हैं, वो लोग एक पद पर आने के बाद उतने ही ज़्यादा भ्रष्ट हो जाते हैं। ये बात झूठी नहीं है, छुपी नहीं है किसी से, कि हर विभाग में, हर पद पर कोई ना कोई इंसान आपको भ्रष्ट जरूर मिलेगा। वो चाहे कोई भी विभाग हो, कोई भी पद हो, कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग में मिलेगा। इसके लिए या इसको कम करने के लिए कानून व्यवस्था बनाई गई, पर संयोग ऐसा रहा कि कानून व्यवस्था को पालन करवाने वाले और कानून व्यवस्था चलाने वाले ये लोग भी भ्रष्टता का शिकार हो गए। अब आप ही बताइए, जब एक कुटुंब, एक घर या एक देश के सबसे बड़े लोग या उस पर फैसला लेने वाले लोग ही अगर भ्रष्टता के शिकार हो जाएंगे, तो उस घर का क्या होगा, उस देश का क्या होगा? वह देश धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ जाएगा। इसके लिए हम राजनीतिक नेताओं का चुनाव करते हैं, पर हिंदुस्तान का संयोग और भी अच्छा है कि जब हम चुनाव करते हैं तो हम इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते कि जिस नेता का चुनाव हम करने जा रहे हैं वह नेता ईमानदार है या भ्रष्ट है। हम उस नेता का चुनाव किसी वर्ग विशेष, पार्टी विशेष, जाति विशेष या अपनेपन के भाव से करते हैं। अगर हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या किसी पार्टी के समर्थक हैं और उस पर खड़े होने वाले जो नेताजी हैं वो भले ही भ्रष्ट हैं, बहुत भ्रष्ट हैं, पर फिर भी हम उनका चयन कर लेते हैं,
वजह सिर्फ इतनी है कि वो हमारी समर्थक पार्टी के या हम जिनके समर्थन में खड़े हैं उस पार्टी के वो नेताजी हैं। हम ये नहीं देखते, भले ही दूसरी पार्टी का नेता उनसे ज़्यादा ईमानदार है, बहुत ईमानदार, उनसे ज़्यादा नहीं मतलब ईमानदार ही है वो, उनसे ज़्यादा का मतलब वो भी करप्शन में आ जाता है ना फिर थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं, हम ये बोलेंगे कि वो ईमानदार ही है, लेकिन वो दूसरी पार्टी के हैं, विरोधी पार्टी के हैं, तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। ये संयोग है हिंदुस्तान का, दुर्भाग्य है ये हिंदुस्तान का कि यहाँ की जनता इस बात को समझ ही नहीं पा रही है। उस जनता में मैं भी हूँ और ये चीज़ ख़त्म करने के लिए हम एक कड़े निर्णय की तरफ अगर बढ़ें तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में इस पर नियंत्रण पाया जा सके। इस पर नियंत्रण पाना नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, बस वक्त लग सकता है, क्योंकि हम इस कदर नीचे आ चुके हैं और इस कदर हम इसके शिकार हो चुके हैं। बीमारी अगर जितनी बड़ी होती है उसको ठीक करने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। तो ये बीमारी कहीं बहुत बड़ी ना हो जाए, अनियंत्रित ना हो जाए, तो इसलिए इस बीमारी का शिकार करना अभी से आवश्यक हो गया है। अगर हम समय रहते इसका इलाज शुरू कर दें तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हमारा जो भ्रष्टता का एक दर है, जो स्थान है हम भारतवासियों को मिला है, उस स्थान पर हम अपने आप को नीचे पा सकें। हम 85 से 84 पर, 84 से 83 पर, और कब एक दिन आए जब भ्रष्टाचार पर 0 पर खड़े हो जाएं। हम ये बात नौकरी के पहले पहले तो याद रखते हैं, कसम भी खाते हैं कुछ लोग कि हम नौकरी करेंगे तो किसी से रिश्वत नहीं लेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, समय से सबका काम करेंगे। लेकिन जैसे ही एक पद पर हम बैठ जाते हैं तो हम उन सारे नियमों, सारे वादों, सारी कसमों और सारे फैसलों जो हमने खुद से लिए थे उन सब को हम भूल जाते हैं। अब ये बात हमारे दिमाग में हमारे अपने लोग ही डालते हैं। कभी कभी हमारे आसपास के लोग, हमारे साथ बैठने वाले लोग ही हमको ये सिखाते हैं कि हाँ, अगर आप एक पद पर बैठ जाएं तो ले लें, पर किसी का हक ना मारें, या इतना ना लें कि किसी को तकलीफ हो जाए। वो ये नहीं हमको सिखाते कि आप लें ही ना। वजह इसकी सब ये भी हो सकती है कि हम जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं शायद उतने वेतन पर हम उन चीज़ों को ना पा सकें, तो अपने शौक ऐश्वर्य को पूरा करने के लिए हम ऊपरी कमाई, रिश्वत की ओर बढ़ जाते हैं। और जब हम एक बार उसका स्वाद चख लेते हैं तो हमें फिर उसकी आदत सी लग जाती है, और ये धीरे धीरे हमारे रोज नियमित तरीके से हमारे दिमाग में बैठती रहती है, और हम एक बड़े भ्रष्टता को जन्म दे देते हैं। इस चीज के लिए हमारा खुद का संयमित होना बहुत जरूरी है। हम ये दृढ़ संकल्प ले लें कि हम किसी से अपनी एक मासिक जो वेतन है उसके अलावा किसी ऊपरी कमाई या रिश्वत की उम्मीद नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमें किसी दूसरे पर यह इल्ज़ाम लगाने का हक नहीं है कि, या किसी पर भी, या अपने देश पर भी इल्ज़ाम लगाने का हक नहीं है कि देश बहुत भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि उस देश को बनाने वाले, उसको चलाने वाले, उसमें रहने वाले हम और आप ही हैं। इसको ठीक करना, इसको लाइन पर लाना, ये भी हमारी आपकी ही जिम्मेदारी है। इसको ठीक करने के लिए हमने कानून व्यवस्था बनाई, और कानून व्यवस्था को चलवाने के लिए या उस पर नियंत्रण रखने के लिए या समाज को उसका पालन करवाने के लिए
एक विभाग बनाया गया। दुर्भाग्य ये रहा कि वो विभाग भी भ्रष्टता के शिकार में आ गया, और वो विभाग के भ्रष्टता में आने की वजह से ये हिंदुस्तान और भ्रष्ट हो गया। अगर हमारे देश के केवल 2 विभाग या 2 वर्ग ही अपने आप को ईमानदारी से, नियमित तरीके से और सच्चे मन से काम करने के लिए मजबूर कर लें या प्रेरित कर लें। मजबूर मैंने इसलिए कहा क्योंकि भ्रष्टता का शिकार होना बहुत आसान है, पर ईमानदारी से काम करना बहुत मुश्किल है। तो अगर वो अपने आप को सच्चे मन से ईमानदारी से काम करने के लिए मजबूर कर लें तो हिंदुस्तान को भ्रष्टता से बचाया जा सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पर इसके लिए हमारा नियमित रूप से ईमानदारी की ओर बढ़ते रहना बहुत आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में हम अपने आप को जानबूझकर अपने ही हाथों से इस कदर गर्त में ले के खड़े हो जाएंगे जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस चीज के लिए एक व्यवस्था ये भी है जिसको हम बोलते हैं मीडिया। अगर मीडिया, हमारी पुलिस विभाग, हमारा राजनीतिक वर्ग, ये तीन जो वर्ग हैं, ये तीनों ही अगर ईमानदारी से काम करें, सच्चे मन से काम करें, तो भी इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। क्योंकि राजनेताओं का चुनाव तो जनता करती है और राजनेता का ये कर्तव्य बनता है कि जब जनता ने उसका चयन कर लिया है तो वो उस जनता को ईमानदारी की राह पर लेकर चले, उसको भ्रष्ट होने से बचाए। भ्रष्ट होने से नेता बचा नहीं सकते हैं, नेता उसको ईमानदारी से काम करने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर वो इंसान ईमानदारी से काम नहीं करता है तो आप उसको सजा दीजिए। सजा देने के लिए न्यायपालिका है और कानून का पालन करवाने के लिए पुलिस विभाग है। पर आज के समय में होता ये है कि एक इंसान जो भ्रष्टता करता है या रिश्वतखोरी करता है या कुछ भी गलत काम करता है, उसको इस बात का डर नहीं होता कि वो पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि जब वो पकड़ा जाता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठी होती है कि कुछ ले दे के काम चल जाएगा। अब ये चीज़ मैं किसी एक इंसान के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि ये चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं, हमारे घर से ही सिखाई जाती हैं कि जब कभी फंस जाओ तो थोड़ा ले दे के बात कर लेना। तो ये जो ले दे के बात करने वाली बात है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हमने गलती करी है तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए। वो गलती करने वाला इंसान चाहे कोई भी हो। लेकिन हिंदुस्तान में होता ये है, हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ इंसान गलती करने के पहले ही ये सोच लेता है कि ले दे के काम चल जाएगा, और लेने देने के लिए वो फिर एक इंसान को रिश्वत देता है, फिर दूसरे इंसान को रिश्वत देता है, फिर तीसरे इंसान को रिश्वत देता है। एक बार वो अपने मन से देता है, दूसरी बार में सामने से मांग आने लगती है उस चीज़ की। अगर कोई इंसान गलत करके आता है तो वो फिर सामने वाले लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा ले दे लो और हम इस चीज़ को सेटल कर देंगे, मैनेज कर देंगे। ये चीज़ अब हमारी मानसिकता, हमारे दिमाग में इस कदर घर कर चुकी है कि अब हम ईमानदारी से काम करने से पहले उस चीज़ को सोचते हैं कि
इसमें हमको कुछ ऊपरी कमाई हो जाए। और ये चीज़ साहब हर विभाग में होता है। आप किसी भी विभाग में चले जाएं, लोग तो इस कदर गिर चुके हैं कि अगर आप किसी अस्पताल में किसी मरीज को लेकर जाएं तो वहाँ पर आपको अगर कमरा या बेड की आवश्यकता है, सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा हूँ मैं, तो कभी कभी वहाँ पर भी आपको बेड के लिए रिश्वत देना पड़ जाता है। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ही तो है कि यहाँ पर बेड या एक मरीज की हालत, उसकी मजबूरी का इस कदर फ़ायदा उठाया जाता है। दूसरा, ये बात अन्यथा में ना ली जाए, पर ये चीज़ आपसे और मुझसे भी छुपी नहीं है कि यहाँ पर एक पुलिस विभाग भी में सारे लोग तो नहीं बोलेंगे, ये चीज़ बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो भ्रष्टता के बहुत अच्छे शिकारी हैं। ये बात गलत नहीं है, सब जानते हैं। तो उसमें भी कुछ लोग जो जाते हैं, सामने वाले विभाग वालों को ये पता है कि ये मजबूरी में आए हैं, तो वो भी उनसे यही बोलते हैं कि आप कुछ ले दे के इस चीज़ को सेटल कर सकते हैं। ये लेन देन, ये ऊपरी कमाई, ये हमको, हमारे हिंदुस्तान को एक दिन बर्बाद करके रख देगी। हमें इस चीज़ पर नियंत्रण पाना ही चाहिए। अगर हम इस पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो आज हम इसका आनंद ले रहे हैं, पर कल को आने वाली पीढ़ियों पर इसका इस कदर असर होगा कि ये घूम कर हमारी ही पीढ़ियों का नाश करेगी। हमें इस चीज़ को अपने दिमाग में रखकर हिंदुस्तान का और अपने आने वाले भविष्य का भला सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।